की फ़िज़िक्स उसका चैप्टर नंबर 18 है। उसका टॉपिक जो है 18.5 है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एक सर्किट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी लो लेवल का सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। उसकी जो विड्थ है या उसकी जो सिग्नल है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए या सिग्नल को जो है वो एम्पलीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे कि जो है कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, वो हमारे एंटीना तक पहुंचता है तो वो सिग्नल बहुत वीक होता है। उसको सबसे पहले एम्पलीफायर के अंदर से गुजार के उस सिग्नल को स्ट्रांग बनाया जाता है, मतलब उसकी जो पीक वैल्यू है उसको थोड़ा सा इन्हांस किया जाता है। नेक्स्ट आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि एम्पलीफायर क्या है। हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है इसको हम एज ए एम्पलीफायर के तौर पे देख सकते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा है कि व्हाट इज़ द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हमारे पास जो है वो 3 बैक टू बैक हमने जो है वो इम्प्योर्ड सेमी कंडक्टर जो है वो इम्प्योरिटी वाले मटेरियल जो है उनको आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास ट्रांजिस्टर बनता है। ट्रांजिस्टर के फंक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्किंग भी हमने देखी। आज हमने देखने जा रहे हैं कि ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर के तौर पे हम जो यूज़ करते हैं वो जो है वो हमारे पास किस तरह से है। तो इसकी डेफिनेशन और स्टेटमेंट वगैरह के हवाले से लिखा हुआ है कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर जो है एक ऐसी डिवाइस है, आ डिवाइस विच कैन एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल इज़ कॉल्ड एम्पलीफायर। हमारे पास जो भी सिग्नल होगा उसको हम एज अ इनपुट सिग्नल के तौर पे लेंगे और उसको ट्रांजिस्टर के अंदर से गुजारेंगे तो हमारे पास आउटपुट के ऊपर जो सिग्नल आएगा उसको आउटपुट सिग्नल बोलेंगे। और वो सिग्नल जो है वो मतलब पहले वीक सिग्नल से स्ट्रांग सिग्नल जो है वो हमें आउटपुट पे मिलेगा। इन मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वी यूज़ अ ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। और भी डिवाइसेस हम जो है वो एम्पलीफिकेशन प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा कॉमन जो है वो या ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो ट्रांजिस्टर ही एज एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके अगर हम सर्किट की बात करें तो ये हमारे पास जो है वो ट्रांजिस्टर है, इसका ये बेस लगा हुआ है, ये इसका एमीटर है और ये इसका कलेक्टर है। ये तीनों टर्मिनल्स के बारे में हमने स्टडी किया। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो बेस है उसको हमने इनपुट और आउटपुट के ऊपर दोनों जो वीसीसी और वीबीबी था इनके दरमियान हमने इसको कॉमन कॉन्फ़िगरेशन किया था। लेकिन जो एम्पलीफायर सर्किट के अंदर जो ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है वो कॉमन एमीटर सर्किट है। आप देख सकते हैं ये एक इनपुट वोल्टेज है इसको जिसको वीबीबी का नाम दिया हुआ है और ये वीसीसी है जिसको आउटपुट जो है वोल्टेज का नाम दिया हुआ है। इन दोनों इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के दरमियान ये एमीटर जो है इसको कॉमन किया हुआ है। तो बेसिकली यूज़ तो हम जो है वो कॉमन एमीटर कॉमन कलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो कॉमन एमीटर जो है वो यहाँ पे एज एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ होता है। तो हमारे पास जो है वो ये इसके वोल्टेज से जो करंट आएगा उसको आरबी करंट जो है वो कंट्रोल करने के लिए इसको रजिस्टर को हमने लगाया हुआ है। और ये वीसीसी आउटपुट वोल्टेज है, इसका भी करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने जो है एक रजिस्टर लगाया जिसको आरसीसी का नाम दिया हुआ है। उसके बाद हम देखें कि हमारे पास जो है वो एम्पलीफिकेशन किस तरह से होगी। हमारे पास जो भी सिग्नल होगा उसको हम यहाँ से दो टर्मिनल निकालेंगे, एक ये टर्मिनल बेस से आएगा और दूसरा ये जो कॉमन जिसको हमने ग्राउंड किया हुआ है उस वहाँ से एक टर्मिनल आएगा। इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस हमने ये एक पोटेंशियल प्रोवाइड करना है जिसको वीबीई का नाम देंगे। और ये इस तरह का हमारे पास जो है ये देख सकते हैं बहुत ही वीक सा सिग्नल हम इनपुट के ऊपर देंगे। और उसके बाद ये जो आउटपुट हमारे पास ये जो लूप आ रहा है ये आउटपुट लूप है। इस आउटपुट लूप के एक कलेक्टर से हम टर्मिनल लेंगे और दूसरा ये ग्राउंड से हम एक टर्मिनल लेंगे। तो यहाँ पे हम जो हमारे पास जो आउटपुट में मिलेगा उसको हम वी सी ई का नाम इस वजह से दे रहे हैं कि ये एक टर्मिनल चूँकि कलेक्टर के साथ है दूसरा मीटर के साथ है, इस वजह से इसको वी सी ई का नाम दिया हुआ है। और ये जो वोल्टेज है इसको हम आउटपुट वोल्टेज वी नॉट से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे ये इनपुट वोल्टेज है जो हम यहाँ पे इस तरह का सिग्नल देंगे और इसके यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिग्नल कुछ इस तरह से ये सिग्नल हमारे पास मिलेगा। इस वोल्टेज को हम जो है इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं कह रहे हैं जो कि बेस और एमीटर के दरमियान है, इस वजह से इसको वीबीई का हम नाम दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास सिग्नल जो है वो हमने इस तरह से दिया जिसका पहला पोर्शन जो है हाफ पोर्शन उसका इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है और दूसरा जो पोर्शन है इसका नीचे है। जब ये सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा तो आप देख सकते हैं इसकी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से इसकी जो पीक वैल्यू है वो बहुत ही स्मॉल है, लेकिन जब एम्पलीफाई हो गया सिग्नल तो हमारे पास इसकी वैल्यू जब बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती है तो हम कहते हैं इस तरह से ये सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी हम ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज़ करेंगे तो उस वक्त हमारे पास
यहाँ पे जो वेव का शिफ्ट आ जाएगा वो 180 का शिफ्ट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसके पॉजिटिव पीक दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्या दे रहा है, नेगेटिव पीक। इस तरह से आगे जो है वो बढ़ता हुआ आगे तो नेगेटिव पीक दे रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर तो यूज़ करेंगे तो इसका जो सिग्नल का फेज़ के अंदर जो शिफ्ट आएगा वो 180 का फेज़ शिफ्ट जो है वो हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है जिसको स्मॉल RI का हमने नाम दिया हुआ है, ये हमारे पास इस बेस और एमीटर के दरमियान जो है वो ये रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस जो है वो इस सर्किट के इनसाइड होती है, जैसे कि बेस और एमीटर के दरमियान जो है कुछ पोटेंशियल बैरियर होता है, और उस पोटेंशियल बैरियर की वजह से जो रेजिस्टेंस होती है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल RE से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो साथ हम देख सकते हैं यहाँ से बेस से कुछ जो है वो करंट आएगा और कुछ ये कलेक्टर से करंट आएगा, और सारा करंट ये एमीटर की तरफ जो है वो इस तरह से फ्लो कर देगा। लास्ट टाइम भी हमने देखा है कि कलेक्टर और बेस से करंट आता है और इस तरह से ये जो एमीटर है इसकी तरफ ये करंट जो है फ्लो कर जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बेस करंट को हम यहाँ पे आई और सबस्क्रिप्ट में हम यहाँ पे बी लिखेंगे, और ये आई बी करंट जो है इसको देखने के लिए हम जो है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। ये हमारे पास बेस करंट आई बी ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे जो भी हम इनपुट देंगे वो वी बी ई, और इसके साथ रेजिस्टेंस कहाँ से होगी, ये बेस और मीटर के दरमियान जो रेजिस्टेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पोटेंशियल हमने कहाँ पे प्रोवाइड किया है, एक बेस और मीटर के दरमियान, और इन दोनों के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी ये स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस होगी जिसको हम RI का नाम देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है। साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास ये करंट गेन आता है और जो यहाँ पे पावर गेन आता है, करंट गेन आता है सॉरी, उसको बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB हमने लिखा था। IC इज़ अ आउटपुट करंट और IB इज़ अ इनपुट करंट, तो इन दोनों की रेशो को हम जो है वो करंट गेन बीटा का नाम देते हैं। अगर हम यहाँ से आउटपुट करंट निकालें IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम अबाव इक्वेशन 1 से अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो IC बिल्कुल ऐसे, बीटा बिल्कुल ऐसे, IB की इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट करें, ये वाली वैल्यू जब यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास आता है इज इक्वल टू बीटा VBE ओवर RIE, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड आ जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपको जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास जो है वो लूप, कुछ लूप यहाँ पे बनेंगे, एक ये लूप भी आप कह सकते हैं और यहाँ पे ये लूप, ये हमारे पास जो है वो आउटपुट लूप होगा। आउटपुट लूप के ऊपर जब हम KVL रूल अप्लाई करते हैं, द आउटपुट वोल्टेज V0, ये जो हमारे पास वोल्टेज V0 है ये किसके इक्वल है, VCE के, और ये हमारे पास जो वोल्टेज है VCE के इक्वल है। इस डिटरमाइंड बाय किरचॉफ वोल्टेज रूल जिसको KVL रूल भी कहते हैं, इसके ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जो कि VCC ये है, ICRC यहाँ से हमारे पास वोल्टेज आएगा, और ये जो आउटपुट वोल्टेज है इसको VCE का नाम दे रहे हैं। हम यहाँ से आउटपुट वोल्टेज डिटरमाइन करना चाहते हैं तो VCE जो है वो इक्वल टू, ये एक साइड पे कर लेंगे और इन दोनों टर्म को एक साइड पे करेंगे तो VCC माइनस ICRC आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है VCE आ जाए। VCE चूँकि हम कह चुके हैं कि VCE इज इक्वल टू V0 की इक्वल है, तो इस वजह से हम यहाँ पे जो है VCE की जगह पे V0 की वैल्यू पुट करेंगे और ये सेकंड जो है वो आगे इक्वल टू सारी जो है इक्वेशन एज इट आ जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि V0 इज़ इक्वल टू, ये VCC ऐसे आ जाएगा, माइनस ये IC जो है इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू कैलकुलेट किया इक्वेशन नंबर 2 से, तो ये बीटा VBE RE इसकी यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे और RC जो है वो एज इट आ जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 3 का हम नाम देंगे। और अब हम देख सकते हैं कि ये हमने जो है वो 3 इक्वेशनें यहाँ पे जो है वो ड्राइव कर ली हैं। अब इन्हीं इक्वेशनों के अंदर हम देखेंगे कि जब हम ज़रा सा इनपुट सिग्नल, इस तरह का इनपुट ये सिग्नल देते हैं, VBE ये सिग्नल देते हैं, तो तब हमारे पास इस सिग्नल को हम जो है वो डेल्टा V इनपुट का भी नाम देते हैं, क्योंकि हमने ये इनपुट पे देना है और यहाँ से आउटपुट के ऊपर हमारे पास इस तरह का सिग्नल मिलेगा। जब हम ये वोल्टेज यहाँ पे इंक्रीज़ करते हैं, मतलब इसको देख लेते हैं, व्हेन अ स्मॉल सिग्नल वोल्टेज डेल्टा V इनपुट इज़ अप्लाइड एट द इनपुट टर्मिनल, ये हमारे पास टर्मिनल, दोनों टर्मिनल जो है वो इनपुट टर्मिनल है, उसके ऊपर स्मॉल सा हम जब सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, देन द फॉलोइंग चेंजेस अकर, तो तब इस पूरे सर्किट के अंदर जो चेंजिंग है वो 4 तरह की जो है वो चेंजिंग यहाँ पे देखने को हमें मिलेगी। हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम VBE बेसिकली ये वाली इनपुट वोल्टेज है ना, जब इनपुट वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा V इनपुट जो है यही हमारे पास जो है वो क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो वोल्टेज है इस वोल्टेज को हम ये भी कह सकते हैं डेल्टा V इनपुट, ये हमारे पास जो है ये डेल्टा V इनपुट है,
जो कि हमें ये इनपुट के ऊपर हमने प्रोवाइड की हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये डेल्टा हमारे पास जो इनपुट के ऊपर देने से हमारे पास जो चेंजिंग है डेल्टा वी इनपुट के ऊपर जो है इसको प्रोवाइड करने से हमारे पास ये क्या है, ये जो वोल्टेज है इस वोल्टेज के अंदर मज़ीद हमने थोड़ा सा जब डेल्टा वी बी के अंदर चेंज किया तो ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज के अंदर इसकी ओरिजिनल जो वोल्टेज है वी बी इसके अंदर डेल्टा वी इनपुट का चेंज आया है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास वी बी ई के चेंज करने से वी बी ई इक्वेशन नंबर 1 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस करंट है। तो जब हम वी बी ई को चेंज कर रहे हैं तो देन हमारे पास बेस करंट भी तो चेंज होगा, तो बेस करंट आई बी चेंज टू आई बी प्लस डेल्टा आई बी, मतलब हमारे पास इसको चेंज करने से हमारे पास जो बेस करंट है उसमें कितना चेंज आ जाएगा, आई बी तो पहले ही है प्लस डेल्टा आई बी उसके अंदर जो है वो चेंज आ जाएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो कलेक्टर करंट है आई सी इसके अंदर भी चेंज क्या आएगा, आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से देख सकते हैं, सॉरी ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारे पास बेस करंट है ये जो है वो कलेक्टर करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये तो कांस्टेंट है और इक्वालिटी को ख़त्म करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शन आता है। मतलब अगर हमारे पास इस इनपुट वोल्टेज को चेंज करने से हमारे पास बेस करंट चेंज होता है और हमें देख सकते हैं कि बेस करंट इस कलेक्टर करंट के साथ डायरेक्टली रिलेशन है, तो कलेक्टर करंट के अंदर भी चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, आई सी तो पहले ही है, यहाँ पे डेल्टा आई सी उसके अंदर जो है वो चेंज आ जाएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पे इनपुट हमने सबसे पहले देखा कि जब हम हमारे पास ये इनपुट वोल्टेज है इसके अंदर इनपुट वोल्टेज के अंदर स्मॉल सा जब हम डेल्टा वी बी का इजाफा करते हैं तो तब हमारे पास इनपुट वोल्टेज में इजाफा होता है, इनपुट वोल्टेज से हमारे पास इनपुट करंट में चेंज आता है, इनपुट करंट जब चेंज होगा तो देन हमारे पास ये आईसी करंट भी जो कि कलेक्टर करंट है ये भी चेंज होगा, कलेक्टर करंट चेंज होगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद जो आउटपुट वोल्टेज है उसके अंदर चेंज आएगा। आउटपुट वोल्टेज पहले वी नाट थी, अब इसमें कितना चेंज आएगा, प्लस डेल्टा वी नाट का इसके अंदर जो है वो इजाफा होगा, इसके अंदर चेंज होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 3 है, जब हम ज़रा सा यहाँ पे मौजूद जो है वो वी बी ई को चेंज करते हैं तो देन हमारे पास ये जो मौजूद है वी नाट के अंदर भी चेंज आएगा। ये जितने भी टर्मिनल्स हैं यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले वी नाट को देखें तो वी नाट के अंदर वी नाट प्लस डेल्टा वी नाट आएगा, वी सी सी तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स रहता है, इसको चेंज नहीं करते, तो माइनस बीटा ऐसे रहेगा। ये वी बी ई के अंदर कितना चेंज आएगा, वी बी बी चेंज होके वी बी ई प्लस डेल्टा वी इनपुट आ जाएगा, ये ऐसे रहेगा और आर सी। तो इक्वेशन नंबर 3 को जो है वो हम मज़ीद जब ये सारी वेरिएशन आती है तो तब हमारे पास ये वो जो इक्वेशन नंबर 3 है उसके अंदर वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास पहले वहाँ पे डेल्टा वी नाट था और प्लस यहाँ पे क्या चेंज आएगा, डेल्टा वी नाट, पहले वी नाट था उसके बाद जब हम ज़रा सा चेंज करते हैं डेल्टा वी नाट का चेंज आता है, इज इक्वल टू वी सी सी, बिल्कुल ऐसे माइनस बीटा, ये जो ऊपर हमारे पास वी बी था इसके अंदर कितना चेंज आया, प्लस ये डेल्टा वी इनपुट का चेंज आया, आर स्मॉल आर आई ऐसे ही है, ये आर सी भी ऐसे ही, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे रहे हैं हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, मतलब इक्वेशन 4 में से हमने इक्वेशन 3 को जब सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास इक्वेशन यूँ आ जाएगी, ये हमारे पास ऐसे ही लिखा और इक्वेशन नंबर 3 की लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वी नाट था तो इसके अंदर हमने इसको माइनस कर लिया, ये सारी इक्वेशन को हमने ऐसे लिखा और जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको हमने यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर से माइनस कर लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वी नाट इस वी नाट से काट जाएगा, वी सी सी इस वी सी सी से काट जाएगा। उसके बाद जब हम इस इक्वेशन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मज़ीद 2 इक्वेशनें आएंगी, इनमें से एक इक्वेशन इस इक्वेशन से काट जाएगी, दूसरी माइनस वाली जो इक्वेशन है वो हमारे पास कुछ यूँ बचेगी, यहाँ से डेल्टा वी नाट इज इक्वल टू माइनस बीटा आ जाएगा, ये डेल्टा वी इनपुट ओवर आर आई और आर सी आ जाएगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डेल्टा वी नाट है और ये डेल्टा वी इनपुट इसके नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई। ये जो हमारे पास वोल्टेज आ रही है, ये जो वोल्टेज की रेशो है इसको हम यहाँ पे वोल्टेज गेन का नाम देते हैं और इसको बेसिकली किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से। लास्ट टाइम हमने देखा है कि बीटा जो है वो इक्वल होता है, ये हमारे पास रेशो होती है आई सी डिवाइडेड बाय आई बी, ये दोनों करंट की रेशो हैं, करंट की रेशो की वजह से इसको हमने करंट गेन बोला था, ये हमारे पास वोल्टेज की रेशो है, इस वजह से इसको हमने क्या नाम देना है, ए वोल्टेज गेन का हमने नाम देना है, जो इक्वल है माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई ई के इक्वल है।
मज़ीद यहाँ पे इसका जो कंक्लूजन हमने ये निकाला, द वैल्यू ऑफ द फैक्टर बीटा आर सी ओवर आर आई माइनस क्या यहाँ पे शो कर है इसको भी बताता हूँ। पहले आप ये इस पूरे फैक्टर को देख लें कि ये वोल्टेज गेन जो है इक्वल है बीटा आर सी ओवर आर आई। ये क्या हमें बताता है, इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स, सो द इनपुट वोल्टेज इज़ एम्पलीफाई। हमारे पास ये जो गेन आता है, अगर हम देखें बीटा, लास्ट टाइम हमने देखा था कि बीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 1 थी, आर सी बहुत ज़्यादा लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू आर ई। तो हमारे पास इस पूरे फैक्टर का आंसर जो है वो ग्रेटर दैन 1 और हंड्रेड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन आता है। इस वजह से सो द इनपुट वोल्टेज इज़ एम्पलीफाई। तो हमारे पास यहाँ पर ये रिजल्ट निकला कि ये जो वोल्टेज गेन है, मतलब क्या है कि आउटपुट ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है, नीचे वाली वैल्यू क्या है, कम है। तो इस वजह से इसका आंसर जो है ग्रेटर दैन 1 आता है। तो इस वजह से हमारे पास ये क्या बताता है कि इनपुट पे आपने जितना सिग्नल दिया, आउटपुट के ऊपर आपको उससे बड़ा सिग्नल जो है वो मिलेगा। लाइक हमने अगर इनपुट के ऊपर इस तरह का सिग्नल दिया है, ये स्मॉल सा सिग्नल दिया है, तो आउटपुट के ऊपर हमें ये बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हुआ हुआ सिग्नल मिलेगा, क्योंकि हमारे पास ए का आंसर जो है ग्रेटर दैन 1 आ रहा है। तो इस वजह से हमारे पास ये आता है। माइनस साइन यहाँ पे ये बताता है, so the voltage the negative sign show that there is a phase shift of 180 between the input and output। ये हमारे पास इनपुट है, ये हमारे पास आउटपुट है। इनपुट के ऊपर हमारे पास जो है वो फेज़ इस तरह से है, जबकि आउटपुट के ऊपर हमारे पास फेज़ जो है वो इसके बिल्कुल 180 का जो है फेज़ शिफ्ट आता है। और ये जो सिग्नल, अगर हम इसको इस तरह का सिग्नल देते हैं तो हमारे पास इसके बिल्कुल इन्वर्टेड सिग्नल जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। जी अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।